ये सारा कुछ आपके माइंड में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये आपको मेरा ही चैनल पे मिलेगा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट, इसको कोई भी नहीं करवाता ऐसे। ऑफ एडवर्सिटी, बेकन कहता है कि एडवर्सिटी के अंदर तो होप होती है, एडवर्सिटी के अंदर बंदे की वो पोटेंशियल जो है वो जागती हैं, फैकल्टीज, वो ताकतें कि जो खुशहाली में नहीं जागती। वो सेनेका का कोट बताता है, व्हेन यू क्रश फ्लावर इट गिव्स यू मोर फ्रेग्रेंस। आप फ्लावर को पकड़ें और उसे क्रश करें, सेनेका कहता है, और जैसे ही आप उसे क्रश करेंगे उसके अंदर से और खुशबू आएगी। तो इंसान जो होता है एडवर्सिटी में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, जब उसके ऊपर हार्डशिप आती है, एडवर्सिटी आती है, वो कठिन हालात से गुजरता है, क्रूसिबल से गुजरता है, तो वो प्योरीफाई हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो प्योर होता है वो बाहर आ जाता है। जब किसी मेटल को हम किसी आग पे रखते हैं, पकाते हैं, और उससे जो प्योर मेटल एक साइड पे हो जाती है ना, वो उसकी प्योरिटी तो बाहर तब आती है। तो डिस्कस करता है, आपको बताता है सेनेका के कोट, आपको बताता है रोमन एंशिएंट कोट्स, और उससे बताता है कि एडवर्सिटी के अंदर होप होती है, एडवर्सिटी एक उम्मीद है, एडवर्सिटी जो है वो तो एक प्रोग्रेस का नाम है। एंड इन मैन गेट प्रोग्रेस इन एडवर्सिटी एंड एवरी कैलेमिटी हैज अ होप विद इट। वेल, कहता है कि कैलेमिटी, एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट होप, बट प्रॉस्पेरिटी always get adversity। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के बाद तो बदहाली, खुशहाली के बाद तो बदहाली आती है, लेकिन एडवर्सिटी के बाद तो होप होती है ना खुशहाली की। तो वो बड़े बड़े कोट्स जो है आपको बताता है, आप इसको बड़ा एंजॉय करेंगे, सुने और इसको लिख लीजिए, और इसको आपने लफ्ज़ों में आपने लिखना है, डिस्कस करना है, आर्गूमेंट्स उसके जो हैं वो पेश करने हैं। डिस्कस द मीनिंगलेसनेस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स के जो 4 वॉइस हैं वो आपको आने चाहिए। हमने इसको बड़ा ज़बरदस्त डिस्कस किया हुआ है, समरी इसकी आनी चाहिए 4 वॉइस की, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हर सूरत इसमें बन जाएगा। पहला जो उसका जो पहला उसका ट्रैवल है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो एक ट्रैवल पे जाता है और उसका शिप जो है वो रैक होता है और वो एक तख्ते पे बैठकर एक किसी आइलैंड पे पहुंचता है। उस आइलैंड पे उसकी मुलाकात होती है पिग्मी से, नॉट मोर देन 5 इंचेस मेंस। दे टाइड हिम ऑन द ग्राउंड एंड अल्टीमेटली दे टेक हिम टू द किंग। वहाँ पे उसकी एक एक चीज़ की वो तलाशी लेते हैं, फिर उसका तमाशा लगाते हैं, और वो वहाँ पे एक कबीला होता है बेलफेस्को, उसके साथ उसे लड़ाने की कोशिश करते हैं। इवन कि उनका जो पूरा फ्लीट होता है वो उठा के उनके सामने रख देता है। उसको मुख्तलिफ कैंपेन्स के ऊपर लेकर जाते हैं, उससे फ़ायदा लेते रहते हैं किंग, और वो अजीबोगरीब किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनकी 5 इंचेस किसी की वहाँ पे एक आदमी की कोई वाइफ होती है उसके साथ अफेयर भी शो कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर वो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि वो बेलफेस्को कबीले के साथ एक दिन मिलता है जाके, जहां वहां पे एक क्वीन का जो महल होता है उसके ऊपर वो यूरन भी कर देता है। और बहुत सारी वो क्या करते हैं कि अब गुलिवर जो है, गुलिवर अच्छा इंसान नहीं रहा। एक तो उसने यूरन कर दिया है पैलेस के ऊपर, और एक उसने वो आग भिजाता है उसकी अपने यूरन से। उससे दिखाया गया कि वो किस तरह की मीनिंगलेस चीज़ें जो हैं वो सारी शो करता है। और फिर वो कहते हैं कि चूंकि ये अब एक तो इसने हमारे साथ गद्दारी की है, ये बेलफेस्को कबीले से मिल गया दूसरे ट्राइब से, इसकी आंखें निकाल दी जाएं। सम हो बेलफेस्को कबीले से हेल्प लेके वो अपने घर पहुंचता है, दूसरे ट्रैवल पे जाता है। दूसरा ट्रैवल वो करता है अब 5 इंचेस, अब 60 मोर देन कोई 60 फीट वो हाइट है उनकी कोई, वहां पे चला जाता है। वहाँ पे वो मिलता है बड़े बड़े जाइंट्स लोगों से, ठीक है। वहाँ का जो बादशाह है वो कहता है कि बड़े जालिम है भाई, तुम्हारे जो कीड़े मकोड़ों की चलने वाले ये तुम्हारे जो लोग हैं ये बड़े जालिम हैं। उनके ऊपर कमेंट करता है इंग्लैंड की सोसाइटी के ऊपर, और मीनिंगलेस चीज़ें जो हैं इंग्लैंड की लाइफ पीपल की बताता है। फिर हम मज़ीद देखते हैं कि ब्राबडिंग नेग से वो जाता है लपूटा आइलैंड है, जो कि ऊपर ही उन्होंने बनाया हुआ, और वो अजीबोगरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं
खीरे से, कुकम्बर से रोशनी तलाश कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट को ईटेबल एडिबल बना रहे हैं, खाने वाली चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। मीनिंगलेस चीज़ें कर रहे हैं, अब्सर्ड चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं लोगों का। वो पागल साइंसदान दिखाए गए हैं वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उसके बाद वो मज़ीद ट्रैवल करता है, फिर लास्ट उसका जो ट्रैवल है वो होता है होनम्स का। होनम में वो जाके वो बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बच्ची वाली वो दास्तान सुनाई है, वो वही वहाँ पे हिसाब किताब है। हमारी सोसाइटी को ही बताया होनम के अंदर। होनम के अंदर याहू समझ ले हमारे लोग हैं आजकल के, जो 4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते। ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है यहाँ पे, ना कोई, बिल्कुल वही याहू बने हुए हैं। और वो कहता है ये जो याहूस हैं ये इतने लस्टी हैं कि इनको जो होनम्स जो हैं घोड़े कहते हैं, हॉर्सेस, कि भाई ये एक तो हमारी फीमेल भी इनसे महफूज नहीं है, हम इनका कोई इलाज सोचते हैं। वो कहते हैं कि इनको किसी तरह से हम क्या इम्पोर्टेंट बना दें ताकि हमारी फीमेल तो बच जाए इनसे। ह्यूमन वेस्ट खाते हैं, अपने जिस्म को नोच नोच के भेड़ियों की तरह खाते हैं, और ये बड़े बदबूदार किस्म के याहू हैं। हम इनसे किसी तरीके से निजात हासिल करेंगे। और वो होनम के साथ रहता है बजाय याहू के साथ रहने के, यानी इंसानों के साथ नहीं रहता और घोड़ों को पसंद करता है। उनकी रिजनेबल और मैनेजेबल और गुड और बड़ी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक लाइफ से इम्प्रेस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिक पर्सन है और अच्छा पर्सन नहीं है, इसने अच्छे कमेंट नहीं किए। तो वो वहाँ पे फिर बड़ा ज़बरदस्त कमेंट करता है। जोनाथन स्विफ्ट कहता है कि आप कहते हो कि इंसान रैशनल ह्यूमन बीइंग है। अच्छा जी, रैशनल ह्यूमन बीइंग है तो मुझे ये बताएं, लोगों की जायदाद पे कब्जे क्यों करते हैं, लोगों का माल क्यों खाते हैं, लोगों की कंट्री पे कब्जे क्यों करते हैं ये लोग, ये एम्पेरियलिस्ट, ये औरतों का रेप क्यों करते हैं, ये इतने लस्टी हैं, ये तो जानवरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। वो बड़ा बेटर कमेंट देता है जोनाथन स्विफ्ट। आप कहते हो कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, वो बड़ा रैशनल ह्यूमन बीइंग है। वो कहता है तो मुझे बताओ फिर ये औरतों का रेप क्यों करते हैं, ये लोग लोगों की जायदाद पे कब्जे क्यों करते हैं, ये लोगों को लूटते क्यों हैं, ये लोगों को मारते क्यों हैं। यहाँ पे एक मोबाइल के पीछे एक बंदे को मार दिया जाता है, 4-5 हज़ार के मोबाइल के ऊपर बंदे को फायर मार दिया जाता है। व्हाट इज़ दिस? हाँ जी, ये सारी अपनी पाकिस्तान की लाइफ है, आपको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए। ये सारा लिख देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मैं तो इस पर 50 सफ़े लिख दूँ। एक्सप्लेन रसल्स आइडियाज द सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ द ऑप्रेस। यहाँ पे रसल जो है बताता है अपने ऐसे के, अनपॉपुलर ऐसे के अंदर, ये अनपॉपुलर ऐसे भी उसने क्या आयरनिकल एक नेम उसने रखा हुआ। उसे पता था कि मेरे ऐसे जो हैं बड़े मशहूर हो जाएंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे, लेकिन उसने उसका नाम क्या रखा? अनपॉपुलर। देखिए जो मीनिंग होता है ना, लिटरेरी बंदा कोई ऐसा नाम रखता है कि वो उसके अंदर ही उसका वो एक आंसर होता है। आप देखें उसने अनपॉपुलर नाम रखा, भले उसे पता था कि ये मशहूर होगा, उसने अपना नाम अनपॉपुलर रखा और वो उसी से मशहूर हो गए। एक्सप्लेन रसल्स द सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब सुपीरियर वर्च्यू ऑफ द सप्रेस क्या है, बड़ा मजे का, ये इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। वो कहता है कि यहाँ के जो जागीरदार और बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनसे किसी तरीके से भी बंदे काबू नहीं आ रहे, तो वो उनकी तारीफ फिर क्या करते हैं, भाई इनके जो दादा परदादा से ये तो हमारे नौकर हैं और बड़े फर्माबरदार हैं। और बंदा जो है वो बड़ा आगे बढ़ के कहता, हाँ हाँ हम इनके नौकर हैं और हम तो सदियों से, मतलब हम तो जनरेशन से इनकी खिदमत करते आ रहे हैं, हम तो नौकर हैं, बस हमने फर्माबरदारी। वो कहता है कि जब उनको पता चलता है, बड़े लोगों को, एम्पीरियलिस्ट को, ठीक है, सप्रेस करने वालों को, जागीरदारों को, ये काबू नहीं आ रहे भैया, आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, हाँ हाँ यार ये तो बड़े फर्माबरदार लोग हैं, चलें आप हाथी दांत निकाल के लाएं। अफ्रीका के लोग तो नेचर के पास रहते हैं, चलें हमारे लिए हाथी दांत निकाल कर लाएं। अंग्रेज़ों ने ऐसा किया, यानी वो उनको एक्सपोज कर रहा है अपने लोगों को, इंग्लिश मैन को। वो कहता है यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या किया, ओ तुम लोग तो यार अच्छे ही बहुत हो, तुम तो बेस्ट नेशन हो, चलो हमारे लिए, हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए चलो। उनको यहाँ से सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ाने के लिए इंडियन लोगों को ले गए, सब कॉन्टिनेंट से मुसलमान
हिंदुओं को, और वो वहाँ पे लड़ लड़ मरते रहे अंग्रेज़ों के पीछे। यानी ये लोग इस तरह फिर लोगों को बहकाते हैं, ठीक है। वो उसमें फिर मिसाल देता है औरतों की, कहता है कि हाकम जो लोग होते हैं वो किस तरह से सप्रेस करते हैं वुमेन को, चिल्ड्रन को, पुअर क्लास को, ठीक है। इनमें तीनों की वो मिसालें देता है। कहता है वुमेन्स को लोगों ने किस तरह बहकाया। अब ये रसल के व्यू हैं, रसल ही ऐसा कहता है। रसल कहता है कि औरत को कहते हैं कि हाँ भाई तुम तो जो हो ना, तुम तो माँ हो, तुम तो बड़ी मुकद्दस हो, तुम बस इस पर्दे के अंदर बैठी रहो, घर के अंदर बस हमारा ख्याल, बच्चों का ख्याल करती रहो और बच्चे पालती रहो, बस तुम्हारी तो ड्यूटी ये है, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, बस तुम घर के अंदर ही रहो, चार दीवारी के अंदर बंद रहो और बिल्कुल प्रोग्रेस ना करो। रसल कहता है ये हाकम लोग इस तरह बहकाते हैं। फिर वो कहता है कि गरीब लोग, जो पुअर क्लास लोग होते हैं, गरीब लोग, उनके बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं यार ये इनके अंदर तो स्टेमिना ही बहुत है, जो मर्जी करते रहो आप, गरीबों के अंदर बहुत स्टेमिना है भाई, वो मेहनत बहुत कर सकते हैं, वो जो भूखे भी रह सकते हैं। गरीब लोग जो हैं वो मतलब सर्दी को बर्दाश्त ज़्यादा कर सकते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग सारे एक जैसे होते हैं, साइंटिफिकली देखें गरीब पुअर सारे एक जैसे हैं। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो पहले उन्होंने जुल्म किया, तो जो वहाँ से रेवोल्यूशनरी उठे उन्होंने 40,000 बच्चे काट दिए, उनके अरिस्टोक्रेटिक काट दिए, ड्यूक काट दिए, उनके बच्चे, उनके किड्स, उनके नौकर, उनके फॉलोअर, सबको काट दिया। सारे एक जैसे ही होते हैं कहते हैं इंसान। उसके बाद बच्चों को कहता है कि टीचर्स जो थे, जो बड़े बड़े मौलवी थे, प्रीस्ट थे, और ये सारे चर्च और ये सारे लोगों ने मार मार के पटाई की उनको इसलिए पीटते रहे कि उन्होंने कहा कि ये भाई अच्छे नहीं होते बच्चे, ये शैतान का रूप होते हैं, ये शरारती होते हैं, इनको मार मार के सीधा किया जाएगा। था ये तीनों क्लास के लोगों को बहुत पनिशमेंट मिली है। ये पास्ट में, माजी में तो इनके साथ, बेचारों के साथ, इवन के बच्चों का रेप किया गया। इवन बड़े बड़े जो ये इनके क्रिश्चियन के चर्च जो थे, मदरसे बने हुए थे इनके, उनमें रेप किया गया बच्चों का, औरतों का। इन तीनों क्लासों के साथ जुल्म होता आया है और अभी तक हो रहा है, बिलीव मी। और इनको वो डिस्कस करता है, कहता है सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ द ऑब्सेस्ड। ये ऑप्रेस्ड है, ऑब्सेस्ड लिखा हुआ है, इसको ये मिस्टेक है, इसको आपने ज़रूर देखना है। मैं इसके से रिलेटेड आपको कुछ सेंड कर दूंगा डाटा। कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट द वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर डोमिनेटिंग other cultures have been literary in nature as much as political and economics। अब देखिए एम्पीरियलिस्ट का मेन टास्क क्या होता था। एडवर्ड सईद ने आपको बताया कि हर कल्चर जो है वो अपने इलाके के हिसाब से वो कंप्लीट होता है। मतलब मेरे कल्चर को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या बैड है, क्या मैं ही बताऊंगा ना मेरे गाँव का, मेरे कल्चर का, मेरे कंट्री का क्या कल्चर है। हमारे जो बुर्खा पहनना जो है वो एक बड़ी मैच्योर, एक गुड औरत की सिंबल है, जबकि वेस्टर्न में बुर्खा पहनने वाली को एक कंजर्वेटिव औरत कहा जाएगा। वहाँ पे तो जिसने मिनी स्कर्ट और शॉर्ट और टाइट चीज़ पहनी होगी उसे लाइक किया जाएगा कि ये बड़ी मॉडर्न है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमारा एक अपना कल्चर है। मेरे कल्चर को ये अंग्रेज़ जो है वो डिफाइन करे तो मैं दैट विल बी रॉन्ग, आई विल कॉल ही इज़ अ मैड, ही डज नॉट नो माई कल्चर, आई हैव माई ओन कल्चर, distinct culture. I have my distinct values, cultures, and I'm living with it. And I do not allow any Englishman to define me and my culture. वो कौन होता है मेरे कल्चर और मुझे डिफाइन करने वाला? वो डिफाइन करते थे, वो लिटरेचर लिखवाते थे और वो कहते थे ये तो लोग अपने फ्लैश खा जाते हैं, ये तो डेड बॉडीज खा जाते हैं, ये तो मुर्दों को खा जाते हैं, उनको दफनाना नहीं आता, ये लोग अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अपने जो ओरिएंटलिस्ट जो थे, ओरिएंटल्स जो थे, ओरिएंटलिस्ट एक्सपर्ट जो थे, उधर के अंग्रेज़ वो हायर किए, उनको पैसा दिया और उनसे लिखवाया लिटरेचर और अपने फ़ायदे का लिखवा लिया। ये अफ्रीका के लोग तो बिल्कुल अनटैम्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं, हम जाके उनकी कॉलोनी बनाएंगे और उनको बंदा बनाएंगे। ये जो इंडियन लोग हैं ये तो अच्छे नहीं हैं, ये लोगों को तो तहजीब नहीं है, हम जाके उनको तहजीब सिखाएंगे। ये वहाँ पे जाके उनकी मादनियात पे कब्जे कर लेते। कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म में बड़ी ज़बरदस्त बात की है एडवर्ड सईद ने, इसको पढ़ें, आपको पता चलेगा कि किस तरह से कल्चर जो है, कल्चर ज़मीन होती है जिसके ऊपर इंसान खड़ा होता है।
मेरा कल्चर, आपका कल्चर, आपकी ज़मीन है। जब आपके मैं पाँव के नीचे से ज़मीन ही खींच लूँगा तो खड़े किस पे हो? आप कौन हो, क्या आइडेंटिटी है, आप कहाँ से आए हो, किधर के बशिंदे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर पंजाब में हुआ, हमें पता ही नहीं हम पंजाबी हैं, हमें पता ही नहीं चला हम उर्दू हैं, इंग्लिशमैन हैं, हम कौन हैं। हम एक मिक्स, एक हाइब्रिड सी चीज़ बन गए हैं। ना हमें अपना कोई हमारी शनाख्त रही, ना हम कोई किस कल्चर के हैं। ज़बान तो बंदे की रिकग्निशन होती है, जहाँ पे ज़बान पंजाबी को गाली समझा जाए। मुझसे डिसेंट लैंग्वेज में बात करो, बहुत सारी औरतें आपको कहती हुई नज़र आएंगी पंजाबी को वो लैंग्वेज ही नहीं समझते, जो कि उनकी मादरी लैंग्वेज है। तो कल्चर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई। कल्चर के साथ आप जिंदा हैं, कल्चर के ज़रिए आपकी पहचान है। पंजाबी लैंग्वेज आपकी मादरी लैंग्वेज है, जो आपका कल्चर है, आपकी वैल्यूज़, आपकी ट्रेडिशन, आपका विजन इसके अंदर होता है। जो आप पंजाबी अपनी मादरी लैंग्वेज में सोच सकते हैं, वो किसी और लैंग्वेज में ना तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ना मोशन, पैशन, फीलिंग के साथ फुल्ली आइडिया दे सकते हैं। ना हमेशा अपने जब भी दोस्तों में जाता हूं मैं कहता हूं कि भाई जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें बात करो। एक लिंग्विस्ट जो होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि वाह फलां लैंग्वेज पर अच्छी बुरी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि लैंग्वेज के पीछे आइडियाज़ कौन से हैं भाई। अगर आइडिया आपके अच्छे हैं तो जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो वो लैंग्वेज अप्रिशिएटेबल है।